तो सबसे बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के एक्सेप्ट किए गए हैं। और जाहिर बात है जो हरीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कानून के मुताबिक हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अगर बल्ले का निशान दिया गया कानून के मुताबिक लिया गया, वो लोग अपील कर सकते हैं, कानून के मुताबिक कर सकते हैं, बल्ला वापस मिल सकता है, कानून के मुताबिक मिल सकता है। इमरान खान साहब को साइफर के अंदर जमानत मिली, कानून के मुताबिक मिल सकती है। तो फिर मसला किस बात का है? देखिए जो जिस किस्म के हालात हैं, क्या हमने कभी माजी में देखा कि बड़े बड़े शहरों के अंदर कैंडिडेट से कागजात छीनने के इस किस्म के वाकयात पेश आ रहे हों? इवन के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं सईद गुल साहब, उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का जिक्र किया कि पंजाब के हर ज़िले से इस तरह की इतलात आई हैं कि वहाँ पे लोगों के कागजात नामजदगी छीनेंगे। अब जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है, ये वही दोस्त हैं पीडीएम वाले, पीडीएम की मोजिज़ क़यादत, जो अब से कुछ दिन पहले तक कहती थी कि इस जमात को, तहरीक इंसाफ को, तो टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, ये उठा उठा के टिकट फिरेंगे, इनको कैंडिडेट कोई नहीं मिलेगा। तो ज़मीनी हकायक तो उसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये ओवरऑल इस सिस्टम का मसला है कि हम किस नहज पे इस सिस्टम को लेके आ गए हैं। और ये तसलसल है 16 महीने की उन अनडेमोक्रेटिक हरकतों का जो हम देखते आए हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा है, वो किसके खिलाफ चार्जशीट है? वो मोहसिन नकवी साहब, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये इन तमाम लोगों के खिलाफ एक तरह से चार्जशीट है। तो क्या वो जो मोहसिन नकवी साहब बड़े बड़े मंसूबे कंप्लीट कर रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, उनका बुनियादी काम तो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है, तो कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है। और ये किसी तौर पे भी किसी भी जमात के साथ हो, ये कतन जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है। सईद काजी साहब, ये दोनों मेहमानों की आपने भी गुफ्तगू सुनी। इशू ये है, ये जो खास तौर पे एजाज ने कहा कि मामला रिजॉल्व नहीं होगा, तो मामला सिर्फ उसी सूरत रिजॉल्व होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस हुकूमत में आए। जाहिर बात है, ये भी कहा जाता है कि जनाब अगर तो इनकी हुकूमत बन गई तो फिर सारे मामला रिजॉल्व हैं, और अगर ना मिली तो फिर लड़ाई ही लड़ाई है, मसले ही मसले हैं। मैं बाय एंड लार्ज बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम एक क्राइसिस से निकल के दूसरे क्राइसिस में जाते हैं विदाउट रिजॉल्विंग दी अर्लियर वन। मगर हमें कुछ समझने की जरूरत है कि कुछ ना देखें, यहाँ पर कभी भी दुरुस्त अंदाज में एक आध को छोड़ के कभी भी लोगों की विल मुनक्किस नहीं हुई है इलेक्शन रिजल्ट्स में। अगर हम 70 का इलेक्शन की भी बात करें तो जाहिर है यहाँ पे मुजीबुर रहमान साहब को पीएम होना चाहिए था और शायद हम यकजा भी रह जाते। मगर चलें, बहरहाल मगरबी पाकिस्तान में उस इलेक्शन को जस्ट एक एबरेशन समझ लें। उसके अलावा यहाँ पे एक जो डीपोलिटिसाइजेशन हुई है और जो ये आपने गमलों में, क्यारियों में लगा के लीडरशिप तैयार की है, यहाँ पे ये जो मतलब किड़े पासों लीडर नजर आते हैं, हमें बताएं ना कि हम 1981 से एक दो बंदों को डिस्कस करी चले जा रहे हैं। इंडिया में देखें 81 में कौन प्राइम मिनिस्टर था, आज कौन बैठा हुआ है। अगले चले मोदी की दो टर्म्स आ गई हैं, तीसरी टर्म में देखेंगे वो क्या होता है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो ये एक तरह की मोनोपोलाइजेशन हो चुकी है और यहाँ के सिस्टम को कैप्चर कर लिया गया है। और जो बड़े 30-40 साल से लोग हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपनी इनरोड्स बना ली हैं। लोग जो है जाके इंटरव्यू देते हैं ल्यूक्रेटिव पोस्ट के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज ल्यूक्रेटिव पोस्ट। और ये जो सिलसिला है, बुरान से निकल के आप बुरान में जाएंगे। मगर एक बात समझ लें हम, वो ये कि ये जो तकल्लुफ था ना आइन का और ह्यूमन राइट्स का, अब जो आज की रूलिंग इशराफिया है ये कुछ अफोर्ड करती मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि इसकी मौजूदगी में मुस्बत रिजल्ट नहीं निकलेंगे और मुस्बत रिजल्ट हम जियाउल हक के दौर से निकाल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो आपके सामने है। जी मंसूर, मुस्बत रिजल्ट, मुझे मुस्बत रिजल्ट से मुस्बत रिपोर्टिंग याद आ गई एकदम। लेकिन जो सईद साहब ये फरमा रहे थे कि जी क्यारियों और गमलों में लीडरशिप जो है बनाई गई है, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है, तो क्यारियों और गमलों में तो सिर्फ 1980 से नहीं, ये कहानी तो फिर काफ़ी आगे चली जाती है। अब सईद साहब हमारे दोस्त हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनसे। सईद साहब सिलेक्टिव सच बोल रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वो सिर्फ एक दो बंदों को हम 88 से या 80s से जिक्र करते आ रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इवाल्व किया, लर्न किया। और उन्होंने, हमने देखा कि जब पॉलिटिकल क्राइसिस आते रहे 80s में, 90s में पर्टिकुलरली, और उसके बाद वो 2006 में आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन करते हैं। आके प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई?
प्रॉब्लम पहली बात तो यह है कि हमारे भाई बहुत सारे दोस्त जो है वो खाली पॉलिटिकल लीडर्स का जिक्र करते हैं। अगर आज आप कहें कि इस मुल्क में अगर कोई भी खराबी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस खराबी को ठीक करने की किसके ऊपर है? हमारी अदलिया के ऊपर है ना। तो हमारी अदलिया ने माजी में जो किरदार अदा किया है तो वो तो बड़ी काबिल शर्म किरदार है। और अभी रिसेंट पास्ट में जो किरदार अदा किया है, आप देख लें साकिब निसार साहब की, आसिफ सईद खोसा साहब की जो अदालतें हैं, और ये सो ऑन, पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं, दोनों तरफ काम जो है वो बराबर का है। तो हमें पहली बात तो यह कि जो इंटेलेक्चुअल बदयानती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को एक्चुअल जो जिम्मेदार हैं वो ये लोग हैं जिनको बुरा कहना चाहिए। अब आ जाते हैं जो कह रहे हैं कि हम एक दो लीडर्स को बुरा भला कहते हैं या एक दो लीडर्स को डिस्कस करते हैं। उन लीडर्स में प्रॉब्लम होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी कोई एक लीडर उठा लें, किसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको वोट कौन देता है? उनको वोट देते हैं इस मुल्क के अवाम। और आप क्या पूरा करने देते हैं 5 साल? आप या तो मिलिट्री कू कर देते हैं या फिर आपके 3-4 जज बैठते हैं या फुल कोर्ट लगाते हैं, वो उठा के प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक देते हैं। तो ये हम आधा सच क्यों बोलते हैं? हमें पूरा सच बोलना चाहिए और बात दुरुस्त करनी चाहिए। मंसूर, चूंकि मेरा जिक्र हुआ है तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं उठ के अपने शो में जाना है। बात ये 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। बात ये है कि जजों को गवर्नर कौन बनाता है? साफियों को वजीर कौन लगाता है? मुझे ये बताएं। साफियों के वजीर बनने से मसला पैदा होता है या गवर्नर लगने से मसला पैदा होता है? मैं जवाब दे दूं ना, मैं जवाब। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहां आती है? कि जब शरीफ फैमिली के जो मुलाजिम हैं वो बैठ के हमें ये सबक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का देते हैं। मुझे ये बताएं, जजों को चाबी, जर्नैलों को गाड़ियों की चाबियां कौन तकसीम करता है? मतलब ये कि वर्चुअली जब से ये 81 से आए हैं अब तक, बिल्कुल इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। लेकिन बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर तुम अपना काम नहीं कर सकते, अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो करियाने की दुकान चलो जो तुम चलाते हो। मसला ये है कि मैं किससे सवाल करूं? जज मैंने अपॉइंट नहीं किया, जर्नैल को मैंने अपॉइंट नहीं किया, मैंने वोट दिया है अपने लीडर को। और मेरा लीडर जो है वो उसने हट्टी खोल दी, इनके साथ दस्तरखान पे बैठ गया। और जब किसी मोटी मोटी पे लड़ाई हुई तो मुझे कहता है जमहूरियत जो खतरे में होगी। तो आई थिंक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये है कि जब हम एक खास खानवादे या एक खास जो उसको प्रोजेक्ट करते हैं और उसके जो एक डायनेस्टी जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम किसी खानवादे के मुलाजिम नहीं है, हम साहबत करते हैं। और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, जजेस के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। सईद साहब, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो कोई किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। कौन किसी खानवादे का मुलाजिम है? किसी मेरे ख्याल किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है इस डिबेट के अंदर। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं भी किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन जब हम बोलते हैं तो लोग बड़े सुनने वाले चौकस हैं, वो जान जाते हैं कि हम कौन सी ट्यून जो है वो बजा रहे हैं और कहां पे खेल रहे हैं। मगर ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि आपकी लिबरल डेमोक्रेसी में जो आपकी पार्लियामान है वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो रही। ठीक, उसे चाहिए वो जाके, जब आपकी पार्टियां जो है वो एजेंसियों के दफ्तरों में बनेगी। जो पार्टी, कौन सी पार्टी एजेंसियों के दफ्तरों में नहीं बनी? मुझे बताएं, एक पीपल्स पार्टी को छोड़ के।